नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अदिति शर्मा। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम शामिल करते हैं खेतीबाड़ी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय और उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, उनसे संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन जानकारियों से लाभान्वित हो सके और अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा सरल बना सके। बता दें आपको, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं जैविक खेती और आम के नए बाग लगाने के संबंध में, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ। लेकिन आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर जैविक खेती के संबंध में, और उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। हरित क्रांति के समय ज्यादा उत्पादन की चाहत के चलते रासायनिक खाद ने किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया। मुनाफे में इजाफा देख किसान रसायनों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन जल्द ही रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कमजोर कर वातावरण को प्रदूषित किया, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालना शुरू कर दिया। यही कारण है कि किसान अब वापस जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। जैविक खेती के द्वारा प्रकृति और पर्यावरण में संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल की प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। जैविक खाद का इस्तेमाल करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य की चाहत ने लोगों का फिर से जैविक फसलों की तरफ ध्यान आकर्षण किया है। यही कारण है कि जैविक फसलों की तेजी से मांग भी बढ़ने लगी है और बाजारों में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। इस तरह देखा जाए तो जैविक खेती बदलते दौर की मांग है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी जैविक खेती पर। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आइए इन्हीं के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद जी। डॉक्टर दिनेश, जानना चाहेंगे, जैविक खेती आज का हमारा विषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जो किसान हैं इसे अपना भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भ्रांतियां हमारे किसानों के समक्ष हैं इसको लेकर के। तो जैविक खेती के महत्व के बारे में सबसे पहले आप बता दें। देखिए, अगर हम देखें तो हमारी जो परंपरागत खेती है उसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने की सख्त जरूरत है जी। और जैविक खेती अगर जो किसान भाई अपनाते हैं तो उससे उसकी आमदनी आसानी से बढ़ सकती है जी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परंपरागत खेती से हमारी मिट्टी का प्रदूषण हुआ है, जल का प्रदूषण हुआ है, हवा का प्रदूषण हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई जो रसायनों का प्रयोग है वो अंधाधुंध कर लेते हैं जी। जिससे मिट्टी खराब होती है, जल खराब होता है, हवा खराब होती है, साथ ही साथ लागत भी बढ़ जाती है इनकी। और दूसरी तरफ अगर हम उपभोक्ता के पक्ष से देखें तो कई बार जो हमारे पीड़कनाशी हैं, जो रसायन है, वो हमारे खाने पीने की चीजों में आ जाते हैं, यानी हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो भी कई बार शुद्ध नहीं होता। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर हम जैविक खेती अपनाते हैं तो उससे किसान भाई आमदनी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है, मिट्टी है, उसकी ताकत बनी रह सकती है। जी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो खेतों की मिट्टी है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है, उसकी उर्वरक शक्ति बेहतर हो सकती है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है और जो अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन है वो हासिल किया जा सकता है और आमदनी पर तो इसका अच्छा असर पड़ता ही है। ऐसे में कई भ्रांतियां भी होती हैं हमारे किसानों के समक्ष, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर हम जैविक खेती को अपनाते हैं तो उपज में कमी आ जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से भ्रांतियों को दूर करेंगे हमारे किसानों की? जी बिल्कुल, जैसे कि जैविक खेती की हम चर्चा करते हैं तो किसान भाई अपनी समस्याएं लेके आते हैं जी। और इसमें देखा जाता है आमतौर पे कि ना अपनाने की या वजह एक ये भी है कि किसानों को लगता है कि पैदावार कम आती है जी। इसमें कोई शक नहीं कि जैविक खेती में पैदावार कम आती है, खास करके जो शुरू के 3-4 साल होते हैं इसमें पैदावार कम आती है, लेकिन ये पैदावार की कमी मिट्टी और जलवायु पर भी निर्भर करती है।
अगर आप मध्य प्रदेश या राजस्थान के ऐसे इलाके में जैविक खेती करते हैं जहां पहले से ही उर्वरकों का और खादों का, रासायनिक कृत्रिम खादों का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं किसान भाई, जी तो ऐसी जगह पे अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन में बहुत मामूली कमी आएगी। जी हाँ, अगर पंजाब की मिट्टी है जहाँ पर धान गेहूं कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, गहन खेती कर रहे हैं, वहां पे अगर अचानक हम जैविक खेती की ओर जाते हैं तो पैदावार में गिरावट ज्यादा आती है। एकदम से अगर इसमें बदलाव 3-4 होगा साल तो फर्क पड़ेगा ही पैदावार पर। जी बिल्कुल, जी एकदम से फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें अचानक मिट्टी का जो वातावरण है वो बदल जाता है और पहले से पौधे हमारे आदी हो जाते हैं रसायन खाने के, और उन्हें हम विदेशी खाद देते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, हमारे अनुसंधान से, दूसरे आईसीआर के अनुसंधानों में ऐसा पाया गया है कि 7-8 साल बाद पैदावार जो है परंपरागत खेती के बराबर आ जाती है। हालांकि ये मौसम पे भी निर्भर करती है कि किस मौसम में हमने फसल लगाई है। जी ऐसा तो जैसे हर मान लो जी बताएं बताएं आप बताएं। जी जी बिल्कुल, इसमें जैसे खरीफ मौसम की फसल है, गर्मियों जी की फसल है, इनमें जो है वो पैदावार में कम कमी आती है। और जो हमारे जाड़ों की फसल है जैसे गेहूं है, सरसों है, इनमें पैदावार में कमी फिर भी आती है, यानी 8-10 साल बाद में भी इनमें थोड़ी कमी आती है। लेकिन जो गर्मियों की फसल है या जो बरसात की फसल है उनमें आमतौर पर जो है वो 7-8 साल बाद आपको पैदावार बराबर मिलने लगती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि पैदावार में ज़रूर कमी आती है, लेकिन इसका जो उत्पाद होता है उसकी कीमत काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अच्छे दामों के चलते उसकी भरपाई हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें जो है अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, कहीं भी आप जैविक उत्पाद को खरीदने जाएं तो आपको वो महंगे दामों पे मिलता है, और कुल मिला के ये जो महंगे दामों पे मिलता है उसका कुछ हिस्सा किसान भाइयों को भी मिलता है। तो निश्चित तौर पे जो आपके उत्पादन में कमी आती है उसकी भरपाई आपको, इसके जो प्रीमियम प्राइस मिलते हैं, अधिक दाम आपको मिलता है, उससे उसकी भरपाई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें, जिसको हम समझ नहीं पाते, कि जो हमारे मिट्टी है, मिट्टी की ताकत भी तो हमारी बढ़ती है इससे, ये भी देखना होता है। जी, तो एक चीज से हमें बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं, बस जरूरत है इसको समझने की और इसके प्रति जागरूक होने की। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दे दी कि क्या लाभ मिल सकते हैं हमारे किसानों को इससे। अगर ये सब बातें सुनकर हमारे किसान जैविक खेती अपनाना चाहते हैं तो किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं, इस पर क्या जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, किसान भाइयों, जो भी किसान भाई नए हैं, शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, 4 चीजें आपको समझनी पड़ती हैं जैविक खेती में। पहली चीज है, आपको जैविक मानक समझने होंगे, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं उनको, यानी इनमें लिखा होता है क्या जैविक खेती में आप कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए, सारी चीजें लिखी होती है। इनको आपको मानना पड़ता है, मानक एक तरह के। फिर आपको दूसरा कदम है जो प्रमाणीकरण होता है, अपने उत्पाद का प्रमाणीकरण कराना होता है, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो कैसे मान ले कि आपका उत्पाद जो है वो जैविक है। जी, इसके लिए आपको सबूत चाहिए। जी, इसके लिए आपको प्रमाण चाहिए, प्रमाणीकरण आपको कराना पड़ता है, जो 2 तरीके से होता है। एक तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है जो एपीडा करवाता है, तृतीय पक्ष का प्रमाणीकरण, और दूसरा निःशुल्क होता है आपका, जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद का कराता है, वो आपका पीजीएस होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो जो दूसरी चीज है किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी वो प्रमाणीकरण है। और तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी पैकेज, जिसके लिए हम वैज्ञानिक लोग कोशिश करते रहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी तकनीकी बताएं जैविक खेती की, खास करके जैसे पोषक तत्व प्रबंधन है, कीड़े मकोड़ों का प्रबंधन है। तो इस तरह की तकनीकों का विकास भी जरूरी है जैविक खेती में। और चौथा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है बाजार व्यवस्था, एक तरह से जो आपका मार्केटिंग नेटवर्क है, उसको भी किसान भाइयों को समझना पड़ेगा। मान लो जैविक खेती कर ली और मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। जी, तो ये 4 बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर हमारे किसान जैविक खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे दाम वो अर्जित कर पाएंगे और एक स्वच्छ, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद जो है वो बाजार तक ले जा पाएंगे। बिल्कुल, आपने बता दिया किस तरीके से हमारे किसान कर सकते हैं। सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है, एक योजना भी शुरू की गई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना। इससे किस तरह से हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है जैविक खेती को अपनाने के लिए? जी बिल्कुल, एक तो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके अलावा बहुत सारे अनेक कार्यक्रम भारत सरकार जैविक खेती के जो प्रमोशन है इसके लिए चला रही है। आप जानते हैं मोटे मोटे तौर पे, जैसे सिक्किम हमारा राज्य बन चुका है 2016 में, परंपरागत कृषि विकास योजना है। अभी हाल में जो पैकेज आया है उसमें भी 1000 करोड़ के आसपास
जैविक खेती के प्रमोशन के लिए रखा गया है पैसा। जी। तो परंपरागत कृषि विकास योजना में मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्रफल को बढ़ाना है जैविक खेती के। क्षेत्रफल को क्लस्टर अप्रोच है इसमें, अलग अलग, और किसानों को इसमें सब्सिडी दी जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है, और इसमें लगभग 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान भी दिया जाता है प्रति वर्ष। तो इस तरह से भारत सरकार जो है, और इसके अलावा मिट्टी की जांच जैसे हम करें, सॉइल टेस्टिंग, ये भी सरकार करवा रही है। वो दोनों तरह की जो है खेतियों में जरूरी है, चाहे रासायनिक खेती हो आपकी, चाहे आपकी जैविक खेती हो, मिट्टी की जांच में भी सरकार काफी मदद कर रही है जी। और ये सब बातें हैं जो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार अपना अतुलनीय योगदान इस ओर दे रही है। जी बिल्कुल, सरकार भी कदम उठा रही है। अब हमारे किसानों को भी इस ओर कदम उठाने हैं ताकि हम पूरी तरह से जैविक खेती को अपना सकें और इससे न केवल अपने खेतों की मिट्टी को स्वस्थ बना सकें बल्कि पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे हम डॉक्टर दिनेश, जैविक खेती की हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे मानक हैं जिन्हें हमें जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जैविक खाद भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक खाद की उपलब्धता तो है, लेकिन अगर खुद ही हमारे किसान तैयार करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जैविक खेती के मानकों में सबसे पहले आता है हमारा जैसे कन्वर्जन पीरियड, रूपांतरण काल आमतौर पे 3 साल का होता है। इसके अलावा जैसे इसमें मुख्य जो बातें होती हैं, 2 बातें या 3 बातें ज्यादा है। एक तो हमें फसलों का विविधीकरण करना है, फसलों का चक्रण करना है, फसल चक्र अपनाना है, अंतर फसली खेती करनी, ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी है जैविक खेती की। दूसरा महत्वपूर्ण, जैसे आपने सवाल उठाया कि ये जो मैन्योर्स वगैरह हैं, जो हमारी जैविक खादें हैं, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, तो इनका प्रयोग भी बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ग्रामीण युवा है वो रोजगार भी पा सकते हैं जैविक खादें पैदा करके। बायो फर्टिलाइजर के उत्पादन में कुछ स्टार्टअप आ रहे हैं आजकल, उनका गांव में भी उत्पादन किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा इसमें बिंदु है, जैसे पहला फसल चक्र हुआ, दूसरा पोषक तत्वों का या खादों का हुआ, और तीसरा बिंदु है कीड़े मकोड़े बीमारी का नियंत्रण। तो इसमें देखो कई बार हमें जो है वो कुछ दवाइयाँ, प्राकृतिक दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे नीम का तेल है या और बहुत सारे जैविक हमारे कीड़कनाशी है, पेस्टिसाइड है, जिनका उत्पादन ग्रामीण युवक भी कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं स्टार्टअप के रूप में। तो ऐसे करके रोजगार के अवसर भी हैं। जी, तो कई तरह के रोजगार के अवसर भी हैं अगर हमारे किसान जैविक खेती अपना सकते हैं तो ना केवल वो खुद को लाभान्वित कर सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी इससे जोड़ करके उनको भी रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि कीट मकोड़ों का या फिर कहें बीमारियों का भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, प्राकृतिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही एक समस्या आती है खरपतवारों की, उसके लिए जैविक खेती में क्या हम उपाय कर सकते हैं? देखिए, खरपतवार निश्चित तौर पर जैविक खेती में भी आते हैं और यहाँ चूंकि हम हर्बिसाइड वगैरह का प्रयोग नहीं करते तो यहाँ पे नुकसान ज्यादा होने की संभावना होती है। लेकिन इसके अलावा, रसायनों के अलावा और बहुत सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम अपने खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें फसल चक्र अपनाना। अगर हम लगातार फसल चक्र अपनाते रहेंगे, अलग अलग फसलों को बोते रहेंगे, जो कि पहले बताया रीढ़ की हड्डी है, तो आपके खेत में खरपतवार कम आएंगे, निश्चित तौर पे कम आएंगे। दूसरा, और बहुत सारी विधियां हैं रसायनों के अलावा, जैसे आपका सही समय पे सही हिसाब से आपको पानी लगाना, और जो खरपतवार आते भी हैं तो उनको आप हाथ से उखाड़ सकते हैं। उनका मैकेनिकल मशीनें आ गई हैं आजकल, वीडिंग मशीन आ गई हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। साथ साथ इसमें कुछ जैविक शत्रु भी हैं आजकल, बायोजेंट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं जिनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। जी, तो इस तरह से जैविक तरीके से खरपतवार नियंत्रण भी किया जा सकता है और दवाओं की इसमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी तमाम जानकारियां हैं जो हमारे किसानों को होनी चाहिए जब जैविक खेती की वो शुरुआत कर रहे हों, और इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही वो खेती करेंगे, तभी आगे चलकर उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो पाएगी। तो इसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की ज़रूरत भी होती है, और अगर होती है तो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, इसमें मैं किसान भाइयों को सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि वो ट्रेनिंग जरूर लें। ट्रेनिंग लेने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती रहती है। जो हमारे युवा हैं, खास करके जिन्होंने 10वां 12वां पढ़ रखा है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट तक इसमें 1 महीने का डिप्लोमा होता है और साल में कई बार वो कराते रहते हैं।
और नीड बेस्ड भी वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के अलग अलग रीजनल स्टेशन भी हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम होते रहते हैं। साथ ही साथ समय समय पर हमारा संस्थान भी जो है किसान भाइयों को इस फील्ड में जो है ट्रेनिंग देता रहता है। इसके अलावा एक ICR का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो सिक्किम में है। वहाँ के किसान वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान भाई दूसरे किसान से जरूर मिले जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, उनके नामों को वो जानते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे, सबसे पहले उनसे भी बात करें, उनको देखें वो किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं और किस तरह से अपने माल को वो बेच रहे हैं बाजारों में। तो फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग तो आपकी किसान से ही होती है। जी, तो ट्रेनिंग लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। और साथ ही जो अन्य साथी किसान आपके जैविक खेती कर रहे हैं उनके संपर्क में रहकर अगर आप करेंगे तो आप खेत में जो कार्य आसानी से किए जा सकते हैं उनकी जानकारी भी आप हासिल कर पाएंगे और साथ ही साथ आप भी इस ओर अपने कदम सफलतापूर्वक बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, आखिरी सवाल आपसे मैं एक और पूछना चाहूँगी। जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है, ऐसे में हमारे किसान नहीं है जो दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं ताकि खाद्य उत्पाद कम ना हो, लोगों को बिल्कुल सही मात्रा में सभी चीजें उपलब्ध हो सके, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या सलाह देंगे, किस तरीके से वो सावधानी पूर्वक कार्य कर सकते हैं और क्या जैविक खेती भी इन तमाम बीमारियों से लड़ने में कुछ मदद कर सकती है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं DD किसान के माध्यम से किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश आपका आभारी है और आप बधाई के पात्र हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार ने भी आपको लगभग पूरी तरह से छूट दे रखी है। आप अपने खेती बाड़ी का काम भली भांति कर सकें, कहीं कोई रुकावट नहीं है, आप लगे रहें। और साथ ही साथ जैसे कोरोना बीमारी चल रही है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हमेशा आप मास्क लगा के जो है घर से बाहर निकलें। खेती बाड़ी का जो भी काम करते हैं मास्क को कभी ना हटाएं। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे से दूरी है, 2 मीटर से ज्यादा की दूरी रखें तो अच्छा रहेगा। मास्क के लिए जैसे बताया था मैंने, अगर कुछ नहीं तो आप अपना गमछा या तौलिया अपने मुंह से, नाक से अच्छी तरह लपेट के रख सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पर आप साबुन से हाथ धोते रहें और या सैनिटाइजर उससे हाथ धोते रहें। और अगर खेती बाड़ी का कोई इक्विपमेंट है, कोई आपका खुरपा, फावड़ी, कस्सी, ये सब चीजें हैं, तो इनको भी साबुन के पानी में जो है धो के साफ करते रहे, एक दूसरे को शेयर कम से कम करें। साथ ही साथ जहाँ तक जैविक खेती की और कोरोना की बात है, ऐसा पाया गया है कि जो जैविक उत्पाद होते हैं उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी स्वास्थ्यकारक चीजें ज्यादा होती हैं। परंपरागत उत्पाद में संभावना है कि किसी में आपको पेस्टिसाइड के अवशेष भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पेस्टिसाइड के अवशेष जो है जैविक उत्पाद में नहीं होते। तो कुल मिला के एक है, जो हमारे जैविक उत्पाद हैं ये स्वास्थ्यवर्धक हैं। जैविक खेती मिट्टी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और जो इसके उत्पाद हैं वो हमारे लिए जो है स्वास्थ्यवर्धक है, और जैविक खेती पर्यावरण के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है। जी बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अभी इस समय में भी और आगे भी करते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो जैविक खेती के संबंध में आपने जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं, ज़रूर उनसे लाभान्वित होकर, उनसे प्रेरित होकर वो ज़रूर इसे अपनाएंगे और आमदनी में भी अपनी बेहतरी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने जैविक खेती के संदर्भ में विस्तार से। हम उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आप जरूर लाभ लेंगे। अभी फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए।
माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जैविक खेती और आम के बाग आप किस प्रकार लगा सकते हैं। इन विषयों पर, जैविक खेती पर हम चर्चा कर चुके हैं और अब बारी आती है आम के नए बाग अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। जो भी किसान आम के नए बाग लगाना चाहते हैं उन्हें पहली बारिश से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई, पथरीली और क्षारीय मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती। नए बाग तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। इसके अलावा प्रवर्धन विधियों से भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पौधे लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर व्यास के 1 मीटर गहरे गड्ढे मई माह में खोदकर इनमें 30 से 40 किलो प्रति गड्ढा सड़ी हुई गोबर की खाद और 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई बारिश में जुलाई अगस्त के समय सही मानी जाती है। रोपाई करते समय क्षेत्र विशेष की जलवायु के हिसाब से पौध की दूरी रखें। साथ ही जुलाई अगस्त में 250 ग्राम एजोस्पाइरलम को 40 किलो गोबर की खाद के साथ मिलाकर देने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। सिंचाई की बात करें तो बाग लगाने के पहले साल में सिंचाई 2 से 3 दिन के अंतराल पर और जब पेड़ों में फल लगने लगे तो 2 से 3 सिंचाई उचित रहती है। आम को रोगों और कीटों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही आम के बागों में साफ सफाई करें और पेड़ों के पास गुड़ाई करके खाद डालें। दवाओं का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करें। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, डॉक्टर ए.के. दुबे जो कृषि विशेषज्ञ हैं और ये हमें विस्तार से जानकारी देंगे कि आम के नए बाग अगर लगाने हैं तो कौन सी तैयारियां करनी है और उसके पश्चात कौन से प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। डॉक्टर दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसान इस वक्त क्या आम के नए बाग लगा सकते हैं? जैसे ये जो हमारे फल वृक्ष हैं ये बहुवर्षीय होते हैं, तो इनमें लगाने से पहले कुछ बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें किसान भाइयों को उचित समय देने की आवश्यकता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि पहला जो है वो है किस्म का चयन। किसान भाई किस उद्देश्य से आम का बाग लगाना चाह रहे हैं, उस उद्देश्य को सामने रखते हुए वो किस्मों का चयन करें। और दूसरा ये होता है जब आप किस्मों का चयन कर लें तो आप वो किस्में कहाँ प्राप्त करेंगे। किस्मों का प्राप्ति स्थान बहुत मायने रखता है कि अगर आपने सारी तैयारी जुलाई में की जाके और फिर आप किसी संस्थान के पास या किसी जो सरकारी नर्सरी है वहां गए पौधे लेने के लिए तो आपको पौधे नहीं मिले तो आपका जो भी खर्चा होगा गड्ढे उसमें तो वो बेकार चला जाएगा।
तो इसमें सबसे पहले किसान भाई किस्म का ध्यान रखें। मैं यहाँ पे किस्म किसान भाइयों को बता सकता हूँ जी, बताएं। जो किसान भाई आम लगाना चाह रहे हैं, हमारे जो पुरानी किस्में हैं उनमें एकांतर फलन होता है। जैसे 10 साल के बाद एक बार आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी। तो ऐसी किस्मों का इस समय किसान भाई चयन ना करें। अगर आमदनी उनको बहुत अच्छी है आम से लेना, आम एक बहुत अच्छी किस्म है जो अच्छी आमदनी किसान को होती है और बड़ी अच्छी उत्पादकता वाली फसल है जी। अभी कई संस्थान है, जैसे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली का है, ये हमारा एक रहमान खेड़ा में लखनऊ में है, ऐसे ही बंगलोर में है। कई संस्थान आम के फसल सुधार पे काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कई किस्में निकाली हैं जो नियमित फल देती हैं, जैसे हर साल फल देती है। जो पुरानी समस्या है तो किसान भाइयों को ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए। अब इसमें मैं बताऊंगा कि अगर किसान भाई ऐसा चाहते हैं कि हम बाहर भेजना चाहते हैं किस्म, तो कुछ किस्म ऐसी हैं जो या तो लाल कलर की चुनाव करें या हमारी मल्लिका। मल्लिका हमारी एक किस्म ऐसी है, अगर कोई उत्तर प्रदेश में किसान मल्लिका को लगाता है तो कई कंट्री हैं जो मल्लिका को आयात करने के लिए वो तत्पर रहती हैं, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश की मल्लिका। ऐसे हरियाणा भी लगा सकता, पंजाब या शेष भारत के भी लोग मल्लिका को लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारी अगर कोई किसान भाई हैं जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार है तो उनको सघन बागवानी में जाना पड़ेगा। तो हमारी एक किस्म है आम्रपाली, बहुत अच्छी किस्म है, लेट पकती है, वो आम्रपाली का चयन कर सकते हैं। और मल्लिका को वो 10 गुना 10 मीटर पर अगर लगाएंगे तो आम्रपाली को 4 गुना 4 मीटर पर लगा सकते हैं। यानी कि छोटी एरिया को भी आप बाग बोल सकते हैं कि हाँ हमने एक बाग लगाया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे संस्थान ने कुछ और किस्में विकसित की है, जैसे पूसा अरुणिमा है, बहुत अच्छी किस्म है। इसका जो सेल्फ लाइफ है, जिसको हम भंडारण क्षमता कहते हैं, अगर ये पकने के समय तोड़ी जाए तो 10 से 15 दिन तक ये रूम जो कमरे का तापमान होता है उस पर इसके फल बने रहते हैं। यानी कि अगर किसान भाई इसको लगाएंगे और लोकल मंडी में उनको अच्छा दाम नहीं मिल रहा है तो वो इसको दूर की मंडी में भेज सकते हैं बगैर किसी नुकसान के। जी, मल्लिका का चयन कर सकते हैं। और ये मल्लिका की खास बात ये और है कि इसको आप मध्यम सघन बागवानी पे लगा सकते हैं 6 गुना 6 मीटर पे। और दूसरा लाल कलर की होती है, इसका जो छिलका होता है वो बहुत ही ज्यादा लाल कलर होता है, जिसको अगर बाहर भी भेजा जा सकता है इसको। इसके अलावा हमारी कुछ किस्में हैं, जैसे उषा श्रेष्ठा निकाली है, वो भी बहुत अच्छी किस्म है। एक बात हम और बताना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी किस्में जो हमने बताई ये सब देर से पकने वाली किस्में हैं जी। हमारे संस्थान से एक किस्म निकली है पूसा लालिमा, ये दशहरी साथ पककर तैयार होती है, लेकिन इसमें दशहरी के भी गुण हैं, लेकिन ये लाल कलर की होती है। तो किसान भाई दशहरी की जगह पूसा लालिमा का भी चयन कर सकते हैं जी। जिससे उनको देखिए क्या होता है कि जब फल बाजार में जाएगा देखने में बढ़िया होगा तो उसके दाम भी बढ़िया मिलेंगे जी। तो ये तमाम किस्में हैं जी, तमाम किस्में हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं हमारे किसान अगर वो इसकी बाग लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। और क्या तमाम तैयारियां करने की जरूरत होती है, जैसे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर गड्ढे बना रहे हैं तो वो कितने आकार के होने चाहिए, इन पर आप क्या जानकारी देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो मैं बताया तैयारी करने में है, अगर मान लो कभी कभी नए जो क्षेत्र होते हैं उनका चयन करना पड़ता, अगर उनके बाद में जब पानी लगाएं या कुछ क्रियाएं करें, ट्रैक्टर चलाएं तो उनको दिक्कत ना हो। अब आपने बात किया जैसे किस प्रकार की मिट्टी, तो जैसे आम जो है बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है जी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो है कि उसका पीएच मान और जो विद्युत चालकता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7.4 तक अगर पीएच मान है तो आम के बाग किसान भाई आराम से लगा सकते हैं। दूसरी चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है जमीन की मृदा की गहराई। अगर गहराई 8 फुट से कम है तो आम का चलना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे जाएंगी। गहराई का मतलब है वहां तक मिट्टी पोरस होनी चाहिए जी, जिससे जो खाना पानी खींचने वाली पोषक तत्व खींचने वाली जड़ें हैं वहां तक अपना विकास कर सके। तो ये 2 चीजें किसान भाई अपने ध्यान में रख लें। और जिनको लगाना है, अगर उनकी जैसे उर्वरा शक्ति उस खेत की कम है तो बहुत अच्छा समय है इस समय, वो जैसे जो आपके ग्रीन मैन्योरिंग है, हरी खाद है, उसका वो इस समय बुआई कर सकते हैं। और जैसे ही बारिश आए तो उसको इस खेत में जोत भी सकते हैं, अगर उर्वरा शक्ति उनके जमीनों की कम है। अब आपने पूछा था गड्ढे का, तो जैसे कि मैंने बताया है कि किस्म के अनुसार किसान भाइयों को दूरी निश्चित करनी है। जैसे जो हमारी ओजस्वी किस्में हैं उसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है
और हमारा ये मल्लिका है, तो इनके लिए कम से कम 10 से 10 गुना 10 मीटर की दूरी किसान भाइयों को रखनी पड़ेगी। दूसरी किस्मों के बारे में हमने बताया, जो हमारी सबसे बौनी किस्म है वो है आम्रपाली, उसको 4x4 पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमने किस्म का नाम लिया, पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, जो सरकारी नर्सरी है या जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नर्सरी है, बहुवर्षीय फल है, पौधे हमेशा ऐसी जगह से ले जो विश्वसनीय हो, क्योंकि आप अगर मल्लिका लाए तो 4 साल बाद जब उसमें फल आए तो वो मल्लिका निकले। जी, तो प्रमाणित जगह से ही यहाँ पर जो पौधे है वो लेना बहुत जरूरी है, ये सलाह आप दे रहे हैं। जी हाँ, तो जैसे हमने बताया किसमें आप आर्थिक अनुसंधान संस्थान के जो हमारा फल एवं औद्यानिक प्रौद्योगिकी संभाग है वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ किस्में हमारा जो रहमान खेड़ा का जो ICR का संस्थान है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, IIHR बंगलौर से आप प्राप्त कर सकते हैं, और कई एक जो कृषि विश्वविद्यालय है उनकी भी अपनी एक नर्सरी है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्रीडेटेड नर्सरी है, जो सरकार ने बोल रखा है कि नहीं भाई हाँ इनसे आप पौधे खरीद सकते हो, उनसे खरीद सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हमारे किसान प्रमाणित जगह से ही इसकी पौध की खरीदारी करें, और साथ ही आप मिट्टी का चयन करें, और साथ ही गड्ढों की जो तैयारी है वो करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, अभी हमने जान लिया कि हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से तैयारियां कर सकते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये शुरुआत में ही कर देना चाहिए या बाद में भी समय समय पर करते रहना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं बताऊं, एक इसमें मैं एक थोड़ी चीज ये जोड़ दूं कि जैसे जब गड्ढे किसान भाई बनाए, जी उसमें कम से कम आम के रोपड़ के लिए 1 गुणा 1 घन मीटर के गड्ढे बनाए, मतलब गड्ढे की गहराई चौड़ाई लंबाई 1 मीटर से कम ना हो, तो आपका बाग बहुत अच्छा चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि गड्ढे बनाते समय ये और ध्यान रखें कि आधी ऊपर की मिट्टी गड्ढों की एक तरफ डाल लें, दाहिनी हाथ पे डाल लें, और नीचे की बाएं हाथ पे डाल लें, तो नीचे की मिट्टी में बहुत ज्यादा पोषक तत्व नहीं होते हैं। जी। अब आपने जो प्रश्न किया पोषक तत्व, तो देखिए जितना अच्छा पोषक तत्व नीचे भर देंगे किसान भाई, उनका जो नई जो पौधे लगाएंगे वो बहुत बढ़िया चलेंगे। तो केवल किसान भाइयों की ये करना है कि जो ऊपर की मिट्टी उन्होंने दाहिने हाथ पे रखी है, उसमें बराबर की मात्रा में गोबर की खाद सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, कोई भी खाद बराबर की मात्रा में मिला के उन गड्ढों को 15 दिन बाद 15 दिन तक इन गड्ढों को छोड़ दीजिए। जैसे अगर 30 मई के करीब गड्ढे खोदते हैं तो 15 जून तक गड्ढे खुले छोड़ दें किसान भाई। उसके बाद जो मिट्टी आदि पड़ी हुई है उसमें गोबर खाद मिला के उन गड्ढों को पुनः भर दें, और जून भर इन गड्ढों को ऐसा रहने दें। ठीक है, तो इस तरीके अगर उनके क्षेत्र में अगर दीमक की कोई समस्या है, क्योंकि दीमक जहाँ होती है वहाँ आम चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हल्की समस्या दीमक की है तो गड्ढे भरते समय नीम की खली का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वो दीमक को रोकने में काफी कारगर होती है। जी, तो इस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन यहाँ पर हमारे किसान कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर दुबे की पोषक तत्व प्रबंधन कर दिया, जब पौधों का रोपण कर रहे हैं तब भी बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, तो किस तरह से रोपाई करें हमारे किसान? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि हम जो भी आम लगाते हैं वो ग्रफ्टेड होता है, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो खाने वाला नहीं होता है, उसके ऊपर जो लगाते हैं वो किस्में होती है जो हमने अभी आपको बताई हैं। अब गलती से होता क्या है कि जो खाने वाली किस्म ऊपर लगी हुई है वो मर जाती है, लेकिन वो नीचे से कल्ला निकल आता है। किसान भाई समझेगा कि हमारा आम चल रहा है, 5-6 साल बाद पता चलेगा ये तो छोटा वाला आम निकल गया। तो एक तो सावधानी किसान भाई ये बरते लगाते समय और पौधे खरीदते समय भी, मतलब उसमें हेल्दी होना चाहिए, मतलब कलिकायन ऊपर अच्छी बढ़ रही होगी जब खरीदें, और जब लगाएं तो भी देखें कि कलिकायन किए हुई जगह से जहाँ जो चिन्ह दिखाई पड़ जाता है ऐसे से जुड़ा होता है, तो वहां से अगर नीचे से कोई कल्ला निकला तो रोपण करने से पहले उस कल्ले को जरूर निकाल दें, पहली चीज। दूसरी चीज, आम में एक बड़ी समस्या होती है कि वो मिट्टी के साथ बेचा जाता है या पॉलीथीन के साथ वो मिट्टी होती है तब आम बेचा जाता है। किसान भाइयों के बहुत ध्यान देना है कि लगाते समय या पौधा एक जगह से दूसरी जगह लाने, खेतों तक लाने तक वो मिट्टी टूटनी नहीं चाहिए। अगर मिट्टी टूट गई तो आपका वो पौधा मर सकता है, तो आपका
नुकसान है और उसमें किसान भाई को जरूरत पड़ती है तो उसमें सहारा भी दे सकते हैं, जिससे कि पानी लगाते हुए या क्रियाएं करते हुए वो कलिकाएं का जो साख है वो टूटे ना। तो इस तरीके से एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पानी लगाना। अगर बारिश, वैसे तो जैसे हमने कहा गड्ढे भर दें, तो जब तक पौधों का रोपण ना करें, जब तक एक बार अच्छी बारिश ना हो जाए तो गड्ढों में मिट्टी बैठ जाएगी जी। लेकिन पौधे लगाने के बाद सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अगर बारिश नहीं हो रही, वैसे तो कोशिश करें ऐसे मौसम में करें जब हल्की से हल्की बारिश हो रही हो, अगर नहीं हो रही तो पानी अवश्य लगाएं जी। तो इससे क्या होगा कि जितना पौधे लगाएंगे बढ़िया ढंग से वो पौधे स्थापित हो जाएंगे और किसान भाइयों को अधिक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा दोबारा पौधे खरीदने के लिए जी। तो यहाँ पर पानी लगाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो बिल्कुल हमने जान लिया कि यहाँ पर जब भी हम आम के बाग लगा रहे हैं तो हमें दूरी कितनी रखनी है, पानी का प्रबंधन यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है और रोपाई करते समय भी कुछ मुख्य सावधानियाँ हैं जो बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा आगे चलकर बढ़वार में कुछ समस्याएँ ज़रूर आ सकती हैं। डॉक्टर दुबे, जानना चाहेंगे खरपतवार भी बहुत ज्यादा परेशान करती है हमारे आम की बढ़वार को, तो ऐसे में किस तरह से नियंत्रण करें हमारे किसान? बिल्कुल ये जो इसमें दोनों में दिक्कत आती है। जो नए पौधे लगाएंगे जुलाई अगस्त में, उस समय बारिश होगी, अभी खरपतवार बहुत ज्यादा आएंगे। और दूसरा, अभी जो जिन किसान भाइयों के बाग लगे हुए हैं तो पानी लग रहा, उसमें भी जो ये हमारे खरपतवार हैं वो परेशानी का सबब बनेंगे। तो उसमें ये है कि जो पौधों के चारों तरफ खरपतवार है, अगर छोटा आर्चर्ड है तो किसान भाई उसको कोशिश करे, उसको जो हमारी हाथ द्वारा खुरपी से जो खरपतवार निकाले जाते हैं तो हल्की खुदाई से वो खरपतवार फावड़े से या खुरपी से निकलवा दें। लेकिन अगर बड़ा बाग है और काफी एरिया में लगा रहे हैं किसान भाई, छोटे पौधे में ये दिक्कत आएगी अगर आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि उसकी जो शाखा है वो बहुत नीचे होगी। तो छोटे पौधों में कम से कम 2 साल तक किसान भाई हाथ खुरपी से ही उसके चारों निराई गुड़ाई करते रहे जी। हाँ, लेकिन अगर बड़े बाग हैं जैसे इस समय जिनमें फल आया हुआ है, उनमें किसान भाई अभी तुलाई में बहुत समय है, तो उसमें किसान भाई जो बीड जो खरपतवार नाशी है उनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं खरपतवार मारने के लिए। और बीच में जो जगह बचती है पंख से पंख के बीच में, उसमें किसान भाई हल्का ट्रैक्टर चलवा सकते हैं, जिससे खरपतवार बागों में नहीं दिखाई देंगे। ध्यान रखना है केवल पौधों के पास अच्छे ढंग से खरपतवार का मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें जी। तो इस तरीके से हमारे जो किसान हैं खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जिन किसानों को लगाने हैं बाग और जिनके पहले से ही लगे हुए हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कीट और बीमारियां उनकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं, तो किस तरह से वो पहले से ही तैयार रहें इसके लिए। ये जो इस समय अब जैसे लगाने का जिन किसान भाइयों को करना, वो प्लानिंग अपना योजना बना लें और उस हिसाब से लगा सकते हैं। जुलाई में लगाएंगे, जुलाई में। अभी आपने जो प्रश्न किया है कि जो किसान भाइयों के बाग लगे हुए हैं, तो इस समय क्या है, इसमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान देना है। एक तो जैसे तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, वाष्पन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। अगर इस समय अपने बागों में सिंचाई नहीं करेंगे तो ये इसका प्रतिकूल प्रभाव फलों के गुणवत्ता पर और तथा उत्पादन पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब पानी कम लगाएंगे तो फल गिरने की भी समस्या बहुत ज्यादा आएगी। तो एक तो इसका ध्यान रखें। और पानी लगाएंगे तो खरपतवार भी आएगा, तो उसके लिए बताया किस तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये कि कुछ कीड़े हैं जो अभी आम को नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। पहला उसमें कीड़ा है जो मिलीबग है, जो सफेद कलर का होता है, जिसके पंख नहीं होते हैं, और ये क्या करता है, जो आम जिस पे डंठल पे लगा होता है उस डंठल के चारों तरफ चपक जाता है, या नई कोमल शाखों के चारों तरफ चपक जाता है और वहां से उसका रस निकाल के पीता रहता है। तो क्या होता है कि फल गिरना शुरू हो जाएंगे या फल पकने से पहले पीले पड़ जाएंगे, तो इससे किसान भाइयों का नुकसान होगा। तो इसमें क्या होता है, एक दवा आती है कार्बोसल्फान। कार्बोसल्फान का 5 मिलीलीटर 10 लीटर का घोल बना के एक छिड़काव अगर किसान भाई कर दें तो ये जो मिलीबग की समस्या है, इससे किसान भाइयों को निजात मिल सकता है जी। एक समस्या और इस समय देखने को मिल सकती है, वो होता है भुनगा कीट। जैसे अगर बाग में जाएंगे तो एकदम बहुत ढेर सारे कीड़े तना से छूट पड़ते हैं,
तो वो भुनगा कीट होता है, तो उसको भी नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड एक रसायन है, कीटनाशी है, उसका 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी का घोल बना के अगर छिड़काव कर देंगे तो वो जो भुनगा की समस्या है, मैंगो हॉपर की समस्या है, उससे किसान भाइयों को निजात मिल सकती है। जी, इस तरह से अपनी फसल को बचा पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बीमारियों के बारे में अगर हम बीमारियों के बारे में यहाँ पर डॉक्टर दुबे जानकारी लें तो इस समय क्या है, इस समय चूंकि मौसम बहुत गर्म है जी, तो बहुत ज्यादा रोग लगने की संभावना नहीं है। केवल उसी दशा में रोग लग सकते हैं जब किसान भाई पानी ज्यादा लगाएंगे। हाँ, एक रोग है जो आ सकता है पत्ती पे और फल जब बड़े हो जाएंगे, पकने की समय से उस पे पहुंचेंगे, एंथ्रेक्नोज होता है, जिसको किसान भाई पहचान सकते हैं कि उसमें पत्तियों में काले काले छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। यही धब्बे फलों पर भी पड़ जाते हैं। तो जब ऐसे फलों को पकने के लिए रखा जाएगा या मंडियों में भेजा जाएगा तो वो उस दौरान सड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस रोग को हम एंथ्रेक्नोज के नाम से जानते हैं। तो ये रोग एक किसान भाइयों को नुकसान पहुंचा सकता है उनकी फसल को, तो इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो एक फफूंद नाशी है, उसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर का दवा का घोल बना के, और इसको अगर 2 छिड़काव मार देंगे तो ये जो समस्या है, इससे किसान भाई निजात पा सकते हैं। जी, तो इस तरीके से कीटों और बीमारियों का जो नियंत्रण है हमारे किसान कर सकते हैं, और पहले से ही अगर जागरूकता होगी तो सही समय पर वो इसके प्रति कार्य कर पाएंगे। आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो हमारे किसान नए बाग लगाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, आपने तमाम जानकारियां दे दी हैं, सावधानियां कौन सी बरतें, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त संक्रमण का समय चल रहा है, महामारी है, ऐसे में कौन सी सावधानियां हमारे किसान बरत सकते हैं? बिल्कुल इस समय जो ये समस्या वायरस की चल रही है, इससे किसान भाइयों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। और उसमें सावधानी के नाम पे यही है, क्योंकि जब कृषि कार्य होते हैं तो इसमें आप दूरी बरकरार रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे जो मजदूर हैं एक ही लाइन में लगा के पौधे लगाएं। आप अगर गड्ढे बनवाएं तो अलग अलग लाइन में अलग अलग मजदूरों को लगवाएं, या अगर आपके जो घर के सदस्य ही गड्ढे बना रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए। एक की तो ये ध्यान रखें, और दूसरे जब जैसे कभी ये जरूरत होती है कि जब गड्ढे बन जाते हैं या पौधरोपण हो रहा होता है तो बीच में अगर बैठते हैं तो उस समय किसान भाइयों को ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा, जैसा कि सरकार ने निर्देश भी है कि आप एक दूरी पे बैठे, और दूसरा अगर आपको बातचीत एक दूसरे से करनी है तो अपने मुंह में मास्क जरूर लगा रखें, या गमछा हो तो गमछा ही बांध लें, जिससे कम से कम कोई भी अगर रोगी बाई चांस, देखिए इसमें क्या है कि बहुत कई लोगों में इसके सिम्टम नहीं आते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बीमार है कि नहीं। इसलिए ये सावधानी रखें, और आप अपना भी सुरक्षित रहें और दूसरे लोगों को सुरक्षित रहें, लेकिन कृषि कार्य निरंतर करते रहें, जिससे कम से कम आपकी जो आमदनी है वो निरंतर बनी रहे, और आपके जो आपको मुनाफा होता है फल की बागवानी से। एक सवाल डॉक्टर दुबे आपसे और जानना चाहूंगी, जिन हमारे किसानों के पुराने बाग हैं जो अभी जहां पर फल लगा हुआ है, उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की जरूरत है, वो कौन से प्रबंधन कार्य करें, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? अभी मैंने बताया पुराने बागों में वही है ना, सिंचाई, जैसे जिनमें आपका प्रश्न वही है कि जिसमें फल लगे हुए हैं, जो फल लगे होता है ना, कि उसमें सिंचाई और जो 2-3 कीड़े और एक दो रोग लगने की संभावना है, उनका ध्यान रखें। एक नुकसान किसान भाइयों को इस समय ये हो सकता है, जो बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं तो उससे आम की फसल बहुत ज्यादा फल गिर जाते हैं जी, ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए देखिए, नए बाग जो लगा रहे हैं उन किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में आंधी गर्मी के मौसम में ज्यादा आती है तो जिधर से आंधी आती है उधर आप एक रोपण पट्टी
ऐसे पौधों के लगा दें जो फल वाले ना हो और आपके आम के पौधों से उनकी ऊंचाई ज्यादा हो। तो जब तेज हवाएं आएंगी तो वो आपके फलों को बचा देंगी, क्योंकि वो हवा ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। तो इस तरीके से नए बागों के लिए अब इसमें अगर किसान भाइयों के 5-10 साल पुराने बाग हैं और अगर किनारे पर जगह है तो अभी भी किसान भाई ये रोपड़ पट्टी जो वायुरोधक पट्टी है लगा सकते हैं, जिससे जो आंधी से नुकसान हो रहा है, आंधी से बहुत ज्यादा किसान भाइयों को नुकसान हो रहा, उस नुकसान से किसान भाई बच सकते हैं। तो इस तरीके से आम का प्रबंधन अगर किसान भाई करेंगे तो निश्चित तौर से एक अच्छी गुणवत्ता वाले फल मिलेंगे, अधिक मात्रा में फल मिलेंगे, जिसका बाजार में मूल्य भी अधिक मिलेगा और अधिक आमदनी किसान भाई कमा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर दुबे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि आम के नए बाग अगर आप लगाना चाहते हैं तो कौन सी सावधानियां हैं, कौन से प्रबंधन कार्य हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, और पहले से ही अगर आपने बाग लगा रखे हैं तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुछ प्रबंधन कार्य करने की बेहद ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में हमने जो तमाम जानकारियाँ आपको जैविक खेती और आम के बागों के संदर्भ में दी हैं उनसे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ सावधानीपूर्वक अपने खेतों में कार्य करेंगे। और साथ ही आप हमारा जो ये कार्यक्रम है ये हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं तो आप YouTube चैनल पर भी बाद में इसे देख सकते हैं, जानकारियां बाद में हासिल करने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।